For growing, we must not stop learning. Hello friends, my name is Vidhavi and I'm Cost and Management Accountant. I'm back again with yet another video of F9 paper of ACCA containing the chapter number 3, which is Financial Markets, Money Markets and Institution. Our topic number 1 is Financial Intermediaries. Financial intermediary is an institution which brings the lenders of the money and the borrowers of the money in the same platform. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि लेंडर्स ऑफ द मनी वो होते हैं जो कि जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है सेविंग्स का, जो अपनी बेसिक नीड्स और अपनी सेटिस्फैक्शन नीड्स फुलफिल करने के बाद उनके पास जो भी मनी बचता है वो मनी वो कहीं पर लेंड करना चाहते हैं मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दैट दे कैन अर्न सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेम। ठीक है। तो लेंडर्स वो हो गए। बोरोवर्स होते हैं जो कि जिनको मनी की नीड होती है। अगर बिजनेस में देखा जाए तो मनी की नीड होती है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन करने के लिए। हाउस होल्ड में भी अगर हमें कभी कभार पैसे की ज़रूरत पड़ती है ताकि अपन अपनी नीड्स फुलफिल कर पाएँ। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या होती हैं जो कि लेंडर्स, जो कि जिनको मनी को लेंड करना है सो एज टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेम, और जो कि बोरोवर्स जिनको नीड है मनी की सो दैट दे कैन फुलफिल देयर नीड्स। तो वो इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाती हैं। दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। The examples of the financial intermediaries is the number one, the most famous example is the banks. क्योंकि बैंक्स में अपन क्या करते हैं, अपन अपने डिपॉजिट सेव करते हैं और अपन को जब भी पैसा चाहिए होता है तब अपन बैंक से लोन लेते हैं। नंबर सेकंड इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत बड़े मार्केट पे खेलते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्मॉल इन्वेस्टर्स से अपने उनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनका एक पूलिंग करते हैं। पूलिंग मतलब एक उनका बड़ा सा एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और उनको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने नाम पे इन्वेस्ट करते हैं वो। और जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं उनको सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न से इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। नंबर 3 इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है, यही होता है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो शेयर की प्राइस के ऊपर बढ़ने से वो कैपिटल गेन ले पाएँ, उनकी कंपनी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करिए तो वो डिविडेंड ले पाएँ। ठीक है। और लास्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी भी यही करती है। अपन जब प्रीमियम देते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी को, तो उस प्रीमियम को है ना पूरे एक पूलिंग करती है, मतलब एक पूरे बल्क में लेती है और उस बल्क अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ताकि वो रिटर्न दे पाए। ठीक है। तभी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, जब भी कुछ अनकंडीशनल चीज़ें हो जाती हैं अपने साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें रिटर्न देती है उस स्थिति, जैसे किसी की डेथ हो गई तो अगर अपन ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा था तो वो अपन को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देती है ताकि अपन उस दुख से कुछ ना कुछ रिकवरी कर पाए। तो दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। बेनिफिट्स क्या होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या करती है, सबसे पहले एक कन्वीनियंट वे देती है, ताकि एक पूरा प्लेटफॉर्म देती है ताकि हम जिनको पैसे की नीड है और जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म देती है। तो एक कन्वीनियंट बन जाता है लेंडर्स के लिए भी कन्वीनियंट बन जाता है और बोरोवर्स के लिए भी कन्वीनियंट बन जाता है पैसा उठाने के लिए और पैसा सेव करने के लिए। ठीक है। रेडी सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बोरोवर्स, जैसे कि बैंक्स होती हैं। बैंक्स के क्या चलते रहते हैं, बैंक्स के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन चलते रहते हैं। अगर आप पर्टिकुलर टेन्योर के लिए ले रही हैं, जैसे आप मान लीजिए अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 10 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर करता रहता है। तो रेडी सोर्स ऑफ फंड्स रहता है क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट्स आते ही रहते हैं, सेविंग अकाउंट्स के थ्रू, एफडीज के थ्रू। बैंक के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं डिपॉजिट्स के। तो उन डिपॉजिट्स को वो पूल अप करते हैं और पूल अप करने के बाद फिर वो बोरोवर्स जिनको नीड होती है उनको वो देते हैं। तो एक तरीके से है ना रेडी डिश मिल जाती है उनको और उनको सर्व की जाती है। ठीक है, एक रेडी डिश उनको सर्व की जाती है। रिडक्शन ऑफ रिस्क, इसमें क्या होता है, रिस्क का बहुत रिडक्शन होता है। जैसे अगर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज नहीं हुई और अपन ने ना किसी इंडिविजुअल से पैसा उठाया, जैसे कि एक बिजनेसमैन को ज़रूरत थी और बिजनेसमैन ने किसी इंडिविजुअल से पैसा उठाया, तो अब क्या होगा
इंडिविजुअल को दुख होगा कि एक तरीके का डर होगा उसको कि हम मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बिटवीन में होती है, इंटरमीडिएटरीज का काम ही क्या होता है कि वो बिटवीन में आ जाए, दो पार्टीज के वो बीच में आके उनके मैटर को रिजॉल्व करने के लिए या उनके मैटर को सॉल्व करने के लिए वो वर्क करे। ठीक है, अगर इंटरमीडिएटरीज बीच में आ गई तो रिडक्शन ऑफ रिस्क क्यों होगा, क्योंकि वो जो रिस्क होगा वो इंटरमीडिएटरी का होगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे को अगर पैसा सेव करना था तो मैं सेव करके बैंक को दूंगी। अब वो बैंक, अगर वो बैंक ने आगे लोन में दिया, अगर किसी इंसान ने लोन रीपे नहीं किया, तो अब क्या होगा, अगर इंटरमीडिएरी बीच में है तो वो जो लॉस होगा इंटरमीडिएरी को, वो लॉस पास ऑन नहीं होगा किसको, जो सेवर्स होते हैं, जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको। तो इससे क्या होगा, रिडक्शन होगा रिस्क का, क्योंकि जो बिजनेसमैन होंगे ना, अगर उनका बिजनेस फॉल आउट हो गया या किसी हिसाब से कुछ ना कुछ फेलियर आ गया, तो वो फेलियर इंडिविजुअल जो कि डिपॉजिटर्स है उनको पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बीच में हैं अभी। ठीक है, लास्ट इज मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मेच्योरिटी में लोग जैसे एफडीज करवाते हैं, यहाँ पर एफडीज के भी कुछ ना कुछ टेन्योर होते हैं। ठीक है, तो टेन्योर खत्म होने के बाद क्या होता है, हमको या तो एफडी रिन्यू करवानी पड़ती है या तो अपन को वो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में मिल जाता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ठीक है, तो मेच्योरिटी पे पूरा जिस टेन्योर के लिए अपन ने काम किया है, जिस टेन्योर के लिए अपन ने वो एफडी करवाई थी, उस टेन्योर के बाद अपन को फुलफिल मिल जाती है चीज़ें। ठीक है, तो मेच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के बेनिफिट्स। आर टॉपिक नंबर सेकंड इज फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं, सो एज टू इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, और ताकि जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उन पे अपन इन्वेस्ट करेंगे। तो आपका जनरली एक क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में भी तो यही होता था। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज में क्या होता था, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सारे आ जाते थे बीच में, किसके बीच में, बोरोवर्स के बीच में और लेंडर्स के बीच में। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है कि कोई इंटरमीडिएरी नहीं होता, मतलब मिडिल मैन नहीं होता, डायरेक्ट बोरोवर्स जो होते हैं और लेंडर्स जो होते हैं वो साथ में आ जाते हैं और वो वर्क करते हैं। वर्क इस हिसाब से करते हैं, जिनको पैसा चाहिए होता है उनको पैसा मिल जाता है, जिनको पैसा इन्वेस्ट करना होता है उनको पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के सेवरल क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो अपन ये क्लासिफिकेशन नंबर 1 बोलता है कि कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर अपन एक साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे अपन एक साल के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस डायग्राम में जो कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मार्केट्स होते हैं ना, जो दिखा रखे हैं, ये होते हैं कैपिटल मार्केट। वेराज मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर एक साल से अपन कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं या एक साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो होता है मनी मार्केट। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होती है। जैसे क्या होता है, शेयर मार्केट में अगर अपन इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं या आईपीओ ला रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, अपन को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, तभी तो अपन इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इज कैपिटल मार्केट, in which we are searching for the long term source of finance. That market is known as capital market. Whereas if we are searching for a short term source of finance, so that market is known as money market. So the examples of the money market are treasury bills, commercial papers and interbank loans. ठीक है, क्लासिफिकेशन नंबर 2 है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज अ फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के ही दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, बेसिकली अगर हम नई तरीके से इन्वेस्टमेंट इशू करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम प्राइमरी मार्केट में लाते हैं। जैसे अगर शेयर्स का आईपीओ आया तो वो क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है। वेराज अगर अपन ने शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उनको बेचना चाहते हैं। शेयर क्या होता है, एक बहुत
एक शेयर मार्केट का एक अपन एग्जांपल लेते हैं। जनरली क्या होता है, एक कंपनी आईपीओ लाती है। आईपीओ लाने के लिए उसको पूरे ना कुछ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो कि सेबी ने दे रखे हैं। तो उसमें से एक रूल ये होता है कि अगर आपको लिस्टिंग करवानी है, मतलब अगर आप चाहते हैं आपकी शेयर्स लिस्ट होए स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90% क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। 90% क्राइटेरिया वो होता है कि अगर आप जितने भी शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में, उसके 90% आप है ना इन्वेस्टर्स ढूंढ लीजिए। 90% आपके शेयर्स खरीद लेने चाहिए एक स्पेसिफिक टेन्योर में, और उसके बाद ही लिस्टिंग होती है। ठीक है, तो ये होता है 90% क्राइटेरिया। तो इस 90% क्राइटेरिया को मीट करने के लिए प्राइमरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में ही आते हैं आईपीओ जब भी निकलते हैं, तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारी कंपनी बहुत सारे फॉर्म्स निकालती है, फॉर्म्स बैंक भी डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत सारी कंपनीज के। ठीक है, तो वो इसलिए करती है ताकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ पाए और उसका 90% क्राइटेरिया पूरा हो जाए। 90% क्राइटेरिया पूरा होने के बाद क्या होते हैं, शेयर्स लिस्ट होते हैं। शेयर्स लिस्ट होने के बाद जो स्टॉक मार्केट में अपन डेली की ट्रेडिंग देखते हैं ना, कि कुछ बायर्स खरीद रहे हैं शेयर्स, कुछ सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये डेली की जो ट्रेडिंग होती है ना, ये होती है सेकेंडरी मार्केट का पार्ट, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं आ रहा। ठीक है ना, अपन न्यू फाइनेंस रेज नहीं कर रहे हैं, जनरली बाय एंड सेल ही कर रहे हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का। तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। थर्ड क्लासिफिकेशन है एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंड ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक हमारे पास एक्सचेंज बॉडी होती है, जो एक बॉडी होती है जो हमें एक्सचेंज करवाती है चीज़ों की। एक्सचेंज करवाने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है। वेयरएज ये ओवर द काउंटर मार्केट्स में क्या होता है कि है ना, जो अनलिस्टेड कंपनीज होती है ना, उनके शेयर्स भी बिकते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनीज के जो भी शेयर्स बिकते हैं ना, वो स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिकते, वो प्राइवेटली सेल होते हैं। तो प्राइवेटली सेल में क्या होता है कि ओवर द काउंटर होता है, मतलब पार्टीज खुद आती हैं आपस में और नेगोशिएट करती हैं। वेयर एज एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में एक लोकेशन पे नहीं आती पार्टी, मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। जैसे कि ना निफ्टी हो गया, सॉरी एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, तो एक प्लेटफॉर्म हो गया। एक प्लेटफॉर्म में है ना बाय एंड सेल ऑफ हो रहे हैं शेयर्स। ठीक है, तो बायर्स अपनी कोट बिट बायर्स अपनी कोट वो कोट जमा करवा देता है, और ऐसे ही सेलर्स भी अपने कोट बता देते हैं कि हम इतने में सेल आउट करेंगे, और बायर्स ऐसे बताते हैं कि हम इतने में बेचेंगे। जब वो कोट आपस में इंटरेक्ट होती है या मिलती है, मतलब बायर्स और सेलर की कोट अगर इक्वेट हो जाती है, तभी वो एक्सचेंज होता है, तभी वो शेयर्स आपस में एक्सचेंज कर पाते हैं, है ना। तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ की एक लोकेशन दे देती है, और उसमें बायर्स अपने बिड बता रहे हैं, सेलर्स अपने ऑफर्स बता रहे हैं। ठीक है, where the buyers and the sellers of the security buy and sell security at the one location. One location generally होता है NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो those instruments are known as exchange traded instrument where the transaction does not involve buying and selling through exchange, जहाँ पे शेयर्स प्राइवेटली सेल हो रहे हैं। तो होता है ओवर द काउंटर। ठीक है, ओवर द काउंटर एक जनरली मान लीजिए कि एक काउंटर पे बैठ के आराम से डिस्कशन हो रहा है और नेगोशिएशन हो रहा है। ठीक है, वेराज क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में, एक काउंटर पे तो नहीं बैठते, एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटाइजेशन। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर जनरली द इन्वेस्टर्स विच इन्वेस्ट इन द बल्क अमाउंट। जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो कि एक बल्क अमाउंट पे, बहुत सारे अमाउंट पे, एक मोटे तगड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, और सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे अपन इनलिक्विड असेट को अपन असेट बैक सिक्योरिटीज के थ्रू अपन उसको है ना इशू करते हैं, सिक्योरिटाइज करते हैं। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इनलिक्विड असेट वो असेट होते हैं जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होते। इनलिक्विड असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है,
तो जो वो असेट्स होते हैं वो जल्दी से क्या अपन सेल आउट नहीं कर सकते, तो उन असेट्स का क्या करते हैं, क्लबिंग करते हैं, उन असेट्स को एक साथ लेते हैं और उनको इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज अपन उसकी ट्रेडिंग करते हैं। मतलब अपन क्या करेंगे, उसको स्टॉक मार्केट में ले आएंगे और उसको स्टॉक मार्केट में लेने के बाद उस डॉक्यूमेंट की जो कि असेट के बैक्ड है, असेट से बैक्ड है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट की अपन ट्रेडिंग करते हैं, वो होता है सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनलिक्विड एसेट इनटू द मार्केटेबल एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि बल्क अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। और टॉपिक नंबर 3 इज इंटरनेशनल मनी एंड कैपिटल मार्केट। यूरो करेंसी मार्केट। यूरो करेंसी मार्केट क्या होता है कि जैसे है ना, जैसे मान लीजिए अपन इंडिया में यूएस डॉलर की ट्रेडिंग करें, ठीक है, अपने इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस, है ना। अगर अपन रुपीस में ट्रेडिंग करते हैं तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। लेकिन अगर अपन यूएस डॉलर की ट्रेडिंग करें तो उसमें क्या होगा, दैट इज नोन एज यूरो करेंसी मार्केट। इसमें क्या किया अपन ने, अपन इंडियंस ने फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग इन द सेंस आई मीन कि किसी ने सेल किया और किसी ने परचेज किया। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक जना सेल कर रहा है और एक जना परचेज कर रहा है, ठीक है। तो किसी अगर अपन इंडिया में फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग करें तो उस करेंसी के लिए अपन ये जनरली टर्म यूज किया जाता है कि यूरो करेंसी मार्केट है। यूरो करेंसी मार्केट इन्वॉल्व्स डिपॉजिटिंग ऑफ फंड्स विद द बैंक outside the country of a currency in which the funds are denominated outside the country of the currency in which the funds are denominated। मतलब यूएस में अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, यूएस डॉलर में अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। एंड रीलैंडिंग दीज फंड्स एट द फेयरली शॉर्ट टर्म्स एंड टिपिकली 3 months। अपन इसमें क्या करते हैं, अपन उसको रीलैंड करते हैं। बैंक्स क्या, अपन जैसे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, मैं यूएसए से घूम कर आई, मेरे पास है ना, मेरे पास कुछ यूएस डॉलर्स आ गए, वहाँ पे कुछ मेरा परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन हुआ और मेरे पास यूएस डॉलर आ गए, मैंने कुछ सेल किया। तो अब उस यूएस डॉलर को मैंने बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, जिस जिस अगर इम्पोर्टर को कुछ पैसा देना पड़ेगा, इम्पोर्टर्स को क्या करता, इम्पोर्टर्स क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी में पे करते हैं, तो उनको फॉरेन करेंसी की नीड हुई तो उन्होंने वो फॉरेन करेंसी बैंक से खरीदी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये फॉरेन करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है, मैं बैंक में दे रही हूँ और बैंक उनको दे रही है, तो ये यूरो करेंसी मार्केट हुआ, ठीक है। यूरो करेंसी मार्केट में जो जनरली जो पैसा उठाते हैं, जो जैसे इम्पोर्टर्स जो उठाया, वो स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टर्स होते हैं ताकि तभी वो उसमें डील कर पाए, ठीक है। When a company borrow in a foreign currency, the loan is known as euro currency loan। अगर इम्पोर्टर से कंपनी हुई, वो अगर लोन ले रही है तो वो लोन जो ले रही है वो कंपनी, वो फॉरेन करेंसी में लोन ले रही है, यूएस डॉलर में लोन ले रही है, तो उस लोन को बोला जाता है यूरो करेंसी। यूरो करेंसी या यूरो बोलने से इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जर्मनी से लेना देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरो मतलब होता है यहाँ पे इसका मतलब है कि अपन फॉरेन करेंसी में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। जनरली बैंक्स इन्वॉल्व होती है इन सब चीज़ों में, फॉरेन करेंसी में अगर अपन डीलिंग कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं अपन डीलिंग, होम कंट्री में। हमारी होम कंट्री क्या है, इंडिया। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। अब क्या होता है कि यहाँ पर तो बैंक्स आ गए बीच में, कि मैंने अभी पहले वाले एग्जांपल में क्या किया, बैंक्स लाया बीच में। अगर हमारी इंडियन कंपनी चाहे तो यूरो बॉन्ड भी निकाल सकती है, फॉरेन करेंसी के बॉन्ड। वो बॉन्ड खरीदने के बाद जो भी लेंडर्स वो बॉन्ड खरीदेंगे, लेंडर्स क्या होते हैं, जो पर्सन इन्वेस्ट करते हैं मनी, तो जो भी लेंडर्स वो बॉन्ड खरीदेंगे उनके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। उस सर्टिफिकेट ये एक सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है जहाँ पर अपन बाय सेल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मतलब अगर अपन को
एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए अपन ने 2-3 महीने के लिए वो यूरो बॉन्ड ले लिया, अपन चाहते हैं उसको सेल करना, तो अपन सेल भी आराम से कर सकते हैं। तो अगर एक इंडियन कंपनी चाहे फॉरेन करेंसी के डिनोमिनेशन में डील करना, तो वो एक बॉन्ड इशू कर सकती है। इसमें क्या कर रही है वो, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को स्ट्राइक आउट कर रही है। पहले में क्या था, बैंक था, लेकिन अब बैंक नहीं है बॉन्ड मार्केट में। अ यूरो बॉन्ड इज अ बॉन्ड denominated in a currency which often differs from that of the country that issue। मतलब इंडियन कंपनी यूएस के डॉलर में बॉन्ड इशू कर रही है, तो वो हो गया यूरो बॉन्ड। डिस्टिंग्विश फीचर्स क्या है कि फाइनेंशियल जो इंटरमीडिएरीज हो रही हैं वो एलिमिनेट हो रही है। टॉपिक नंबर 4 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी है ना, कोई भी इन्वेस्टर अगर कुछ मनी इन्वेस्ट करता है तो वो उसमें चाहे वो बैंक में करता हो, चाहे वो शेयर मार्केट में कर रहा हो, चाहे वो कहीं भी कर रहा हो, तो इन्वेस्ट करने का मोटो यही होता है ना कि उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकती है, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी हो सकता है ना। अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो आपको रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वो गेन होगा जैसे कि अगर शेयर की प्राइस में हाइक आया तो वो होता है कैपिटल गेन। और अगर आप बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सर्टेन इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो होता है रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जो कि इन्फ्लुएंस होता है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, हम रेट ऑफ रिटर्न कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो पता चलते हैं कि रिस्क ऑफ द असेट, असेट ज़्यादा रिस्कियर है या नहीं है। जैसे शेयर्स आर द मोस्ट रिस्कियर असेट, तो उसमें जनरली रिटर्न ज़्यादा होता है। रिटर्न किस फॉर्म में ज़्यादा होगा, डिविडेंड के फॉर्म में ज़्यादा नहीं होता, कैपिटल गेन के फॉर्म में ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरली होता है। और ऐसा केस भी होता है कि शेयर्स में कभी कभी रिटर्न नहीं भी मिलता, कैपिटल गेन नहीं हो पाया, इंक्रीज ना होकर वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट यहाँ इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। ड्यूरेशन ऑफ द लैंडिंग, आपने कितने साल के लिए वो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप 1 साल के लिए किसी चीज़ को इन्वेस्ट करेंगे, किसी मनी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें मान लीजिए अगर रेट ऑफ रिटर्न 12% मिलेगा, अगर वही अमाउंट आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न 18% मिलेगा। तो अगर लेंडिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा हुआ तो उस पर रेट ऑफ रिटर्न का इंटरेस्ट रेट जो भी होगा वो भी ज़्यादा ही मिलेगा। और उनकी मैच्योरिटी कब हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ द लेंडिंग एंड मैच्योरिटी से यही अपन को पता चलता है कि जब अगर लंबा टेन्योर होगा मैच्योर होने में, तो रिटर्न भी अपन को उतनी ही ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, जनरली जो बेंचमार्क होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ रिटर्न का, वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर पे, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, लेस रिस्कियर बॉन्ड्स होते हैं, रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, रिस्क फ्री बॉन्ड्स होता है, तो उनमें जितना भी रिटर्न मिलता है, अगर रिस्क फ्री बॉन्ड पे इतना रिटर्न मिल रहा है, तो रिस्कियर असेट पे जो रिटर्न मिलता है वो रिस्क फ्री बॉन्ड को बेस बना के उस पर हाइक करते हैं अपन, कि अगर अपना इतना रिस्क होगा तो अपन को इतना रिटर्न और मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि अपनी गवर्नमेंट बोरोइंग की जो रेट चल रही है वो 8% चल रही है। ठीक है, अब बैंक्स वाले जो भी प्रोवाइड करेंगे, बैंक्स वाले जो भी लोन पे इंटरेस्ट रेट देंगे, जो अगर अपन ने डिपॉजिट्स किए हैं, तो उन पे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा ना, वो इसको बेस बना के उसमें एडिशन करेंगे रिस्क का अमाउंट, रिस्क का परसेंटेज। जैसे मान लीजिए 8% ऐड किया और 9% वो हमें रिटर्न देंगे। तभी अगर बैंक्स वाले ज़्यादा देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड से, तभी हम बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि गवर्नमेंट बॉन्ड में करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन को तो इतना समझना है कि गवर्नमेंट बॉन्ड पे ही गवर्नमेंट बॉन्ड के रिटर्न की रेट को हम बेस बना के बाकी फ्यूचर रिटर्न्स, बाकी फर्दर रिटर्न्स निकालते हैं, चाहे वो बैंक की हो या चाहे वो कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज की हो। ठीक है, अब है ना, जैसे मान लीजिए ये तो हो गई डोमेस्टिक मार्केट की बात। जो इंटरनेशनल मार्केट्स होते हैं ना, वहाँ पे भी लेंडिंग और बोरोइंग होती है, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, लाइबोर। लाइबोर स्टैंड फॉर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। आई रिपीट, लाइबोर स्टैंड फॉर लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। लाइबोर में क्या होता है कि जो लंदन के बैंक्स होते हैं ना, जो कि लंदन के बैंक्स होते हैं, वो अपनी लेंडिंग रेट्स, उनके जो सेंट्रल बैंक होते हैं, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसको वो डिपॉजिट करवा देते हैं, और फिर उस हिसाब से एस्टिमेट करके एक लाइबोर रेट निकलती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर कभी भी बोरोइंग होती है या डिपॉजिट्स होती है, तो लाइबोर प्लस जो
वो रिस्कियर अगर एसेट्स होते हैं तो उसमें हाइक आ जाती है। जैसे मान लीजिए लाइबोर प्लस 1% होता है, लाइबोर प्लस 2% होता है। द मोर रिस्कियर एसेट द मोर द परसेंटेज विल बी एडेड टू द फर्दर लाइबोर, ठीक है, लाइबोर प्लस। तो इंटरनेशनल मार्केट में बेस क्या होता है, लाइबोर। जैसे डोमेस्टिक मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेस होते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट में लाइबोर बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड रिवर्स यील्ड गैप। अब मान लीजिए द मोर रिस्कियर एसेट, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। जब से ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा रिस्क होगा तो हम उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें रिटर्न उतना ज़्यादा मिले उस एसेट पे। नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी वही होती है। तो अगर वर्ड को हम ध्यान से पढ़ें, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिस्क को अपन सेटिस्फाई या नलिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से, रिटर्न के यहाँ से। ट्रेड ऑफ मतलब सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है कि अपन रिटर्न को सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके बिहाफ पे सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, द रिस्क वी आर होल्डिंग just because of having that investment, ठीक है, the risk we are bearing just because of having that investment, ठीक है। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ही होता है। अब रिवर्स यील्ड गैप क्या हुआ, जैसे अपन मान लीजिए कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न ज़्यादा होगा उन एसेट्स के ऊपर जो कि ज़्यादा रिस्कियर होंगे, पर शेयर्स के मामले में ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। शेयर्स क्या है ना, जो भी रिटर्न होता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट की सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करता है। तो शेयर्स के ऊपर जितना भी कैपिटल गेन होगा वो कौन डिसाइड करेगा, एट द एंड मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है। वो क्योंकि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, यील्ड गैप आ गया, रिवर्स यील्ड गैप क्या आ गया कि अपन शेयर सबसे ज्यादा रिस्कियर होते हैं लेकिन रिटर्न उतना ज्यादा, मतलब हम चाहें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि इट इज होलली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, ठीक है। तो रिवर्स यील्ड गैप का मतलब ये हुआ कि रिटर्न अपन को इतना नहीं मिल पाया जितना रिस्कियर वो एसेट था, रिटर्न अपन को इतना नहीं मिल पाया जितना रिस्कियर वो एसेट था। तो इससे क्या होगा, एक रिवर्स यील्ड गैप आ जाएगी। यील्ड गैप मतलब अर्निंग गैप, क्योंकि अपन एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि अपन को ज्यादा रिटर्न मिले लेकिन अपन को उतना नहीं मिला, ठीक है। ये होता है रिवर्स यील्ड गैप। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। बहुत से अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम आराम से एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट अपन ने जो पढ़ा था कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिनका टेन्योर 1 साल से कम तक का होता है, ठीक है। अपन ने पहले ही पढ़ा था कि जिनका टेन्योर 1 साल से कम तक के लिए होता है वो होते हैं शॉर्ट टर्म, जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं, जिनका टेन्योर 1 साल से कम के लिए होता है वो होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहला आता है मनी मार्केट डिपॉजिट्स। जनरली जब भी अपन कभी भी बैंक्स में जाएंगे तो बैंक्स में अपन एफडी करवाते हैं या सेविंग्स में अपन सेविंग अकाउंट में अपन पैसा जमा करवाते हैं। तो दोज काइंड ऑफ डिपॉजिट्स आर नोन एज मनी मार्केट डिपॉजिट्स, ठीक है। जो भी अपन डिपॉजिट्स करवाते हैं दे आर 2 टाइप्स। या तो वो एफडी हो जाता है, एफडी मतलब फिक्स टेन्योर पे वो मैच्योर होगा, ठीक है। अगर अपन बीच में तुड़वाना चाहे तो अपन को कुछ सरेंडर वैल्यू अपन को फॉरगॉन करनी पड़ेगी और अपन को रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा, ठीक है, ऐसा। और इसके साथ आता है कॉलेबल, एक होता है कॉलेबल डिपॉजिट्स। इसमें क्या होता है कि अपन जब भी चाहें वो डिपॉजिट्स विड्रॉ करवा सकते हैं बैंक से। तो डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड कॉलेबल डिपॉजिट इज दैट कि एफडी एक स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए होता है और अगर अपन बीच में उसको तुड़वाना चाहेंगे ना तो अपन को कुछ लॉस बेयर करना पड़ेगा, अपन को पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। जैसे अपन ने मान लीजिए 1 लाख डिपॉजिट करवाए और उसको अपन ने अगर बीच में ही जैसे उसका टेन्योर था 2 साल, नहीं तो उसका टेन्योर मान लीजिए 1 साल था, ठीक है। एफडी का टेन्योर 1 साल था और अपन ने सोचा कि नहीं अपन 6 महीने में उस एफडी को तुड़वाना चाहेंगे, तो अपन को जो भी रिटर्न मिलना होगा, जैसे 1,08,000 मिलना होगा फ्यूचर में 1 साल के बाद, तो उस तुड़वाने अपन ने 1 साल तक वो डिपॉजिट नहीं करवाया और अपन ने उसको 6 महीने में तुड़वा दिया, तो अपन को 1,08,000 पूरे नहीं मिलेंगे, अपन को 1,01,000 या 99,000 वो ऐसे मिलेंगे, क्योंकि वो लॉस बेयर करना पड़ेगा उसको बीच में तुड़वाने का अपन को, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, अब अगर अपन बैंक में चले जाएं पैसे लेके,
अगर अपन बैंक में चले जाएं कुछ पैसे लेके और उस पैसे के बदले अपन को बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करता है, वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जनरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो इनका टेन्योर होता है ना, वो या तो वो 360 डेज का होता है या वो 365 डेज का होता है, या तो वो 360 डेज का होता है या वो 365 डेज का होता है। तो वो हुआ 1 साल से कम, ठीक है। तो ये है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में अपन को रिटर्न मिलता है, अपन ने जो पैसा दिया है उसके बिहाफ में अपन को रिटर्न मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं, नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल। नेगोशिएबल की ये क्वालिटी होती है कि अगर अपन कभी भी चाहें ना तो वो बैंक में ले जाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर अपन बैंक में ले जाएंगे और उसको अपन एनकैश करवा देंगे जल्दी से, जब भी अपन को पैसे की डिमांड आ गई। नॉन नेगोशिएबल वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको अपन को होल्ड करना पड़ेगा टिल दी मेच्योरिटी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होंगे, अपन बैंक में जाएंगे पैसा लेके और बैंक उस पैसे के बदले अपन को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। रेपोज क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसको आराम से समझिएगा। इसमें होती है दो पार्टीज, ठीक है। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को बोला कि आप अभी 1 लाख रख लीजिए और इस पे रेपो रेट चल रही होगी 1%, 1 साल के लिए। आप अभी 1 लाख रख लीजिए, रेपो रेट चल रही है 1%। रेपो रेट क्या होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और 1 साल के लिए आप ये रख लीजिए। फ्यूचर में 1 साल के बाद मैं आपसे वापस से रीपरचेज करूंगा 1 लाख रुपए। फ्यूचर में आपसे 1 साल के बाद मैं ये रीपरचेज करूंगा ये 1 लाख रुपए, ठीक है। और जो भी वो जो परचेज करूंगा वो 1 लाख प्लस 1% पे करूंगा। कितने पे करूंगा, 1 लाख प्लस 1% पे करूंगा। तो ये क्या हुआ, रेपो रेट क्या हुई, एक रीपरचेजिंग एग्रीमेंट हुआ। रीपरचेजिंग एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज में से जिसमें से एक पार्टी ने क्या किया, अभी के लिए कुछ कुछ साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए वो 1 लाख रुपए अपने पास रख लिया। और जिस पार्टी ने वो 1 लाख रुपए दिया था, उस पार्टी ने उस सामने वाली पार्टी को कमिट किया कि मैं फ्यूचर में आपसे वो 1 लाख रुपए वापस लूंगा, प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको दूंगा। सो रेपोज आर के रीपरचेज एग्रीमेंट। जनरली अपन ये रेपोज वहां पे भी काम आते हैं जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, तो वो रेपो रेट देती है। रेपो रेट के रेट वो रेट होती है जिस सामने वाले से जो बोरो कर रहे हो ना मनी, उस पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हो, वो होती है रेपो रेट, ठीक है। तो ये हो गया रेपोज। ट्रेजरी बिल्स आर जनरली इशूड बाय द बैंक फॉर 91 डेज और इसमें आपको सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, जो कि वो जिन कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत सारी एजेंसीज देती हैं, जैसे क्रिसल्स हो गई। तो जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी होती है, सिर्फ वही कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर देती है। कमर्शियल पेपर में क्या होता है कि कंपनीज जनरल पब्लिक से पैसा मंगवाती है और वो जो पैसा वो बोरो करती है पब्लिक से, उस पर सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न देती है, तो वो होते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर सिर्फ कंपनीज इशू करती हैं और कंपनीज वो इशू करती हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है मार्केट में, ठीक है। बैंक एक्सेप्टेंस तब काम आता है जब जैसे इंपोर्ट के टाइम पे, जैसे मान लीजिए मैं इंपोर्टर हूँ, मैंने 1 लाख का मतलब सामान फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए बोला, लेकिन अभी मेरे पास 1 लाख नहीं है। तो मैंने क्या किया, बैंक को बोला कि बैंक मेरे बिहाफ पे आप गारंटी दे दीजिए कि अगर मैं 1 लाख फ्यूचर में पे नहीं कर पाई तो आप पे कर देंगे। मैंने क्या बोला, बैंक आप मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दीजिए कि अगर मैं फ्यूचर में 1 लाख के जो फॉरेन गुड्स मैंने मंगाए, अगर मैं फ्यूचर में 1 लाख नहीं पे कर पाई उस एक्सपोर्टर को जिससे मैंने इंपोर्ट किया है, तो आप दे देंगे। तो बैंक को इससे क्या फायदा होगा, बैंक मोटा तगड़ा कमीशन चार्ज करता है इस एक्सेप्टेंस को देने के लिए। बैंक क्या करता है, तगड़ा कमीशन चार्ज करता है किससे, इंपोर्टर से, इस एक्सेप्टेंस को देने के लिए। तो जब तक उस टेन्योर तक मैं वो पैसा अरेंज कर पाऊंगी, ठीक है। और बैंक एक्सेप्टेंस वो इंपोर्टर्स को देता है जिनकी फाइनेंशियल साउंड हो, जो फाइनेंशियल साउंड हो, जो वो पैसा रीपे कर पाए फ्यूचर में, ठीक है।
तो बैंक एक्सेप्टेंस उन्हीं इम्पोर्टर को देता है जो कि फाइनेंशियली साउंड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फाइनेंशियली साउंड है तो वो बैंक एक्सेप्टेंस ले ही क्यों रहे हैं। जनरली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा जो होता है ना वो कहीं कहीं जगह पे इन्वेस्ट होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट अगर जब भी मैच्योर होगा ना तभी उस कंपनी को पैसा मिलेगा। तो जब वो कंपनी को पैसा मिलेगा ना उसके बाद ही तो वो अपनी लाइबिलिटी फ्यूचर में पे कर पाएंगी। तो वो होती है बैंक एक्सेप्टेंस। इसके बाद का जो टॉपिक है फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड ऑप्शंस, ये फर्दर अपन आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर्स, फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस अपन आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये आप अभी समझ लीजिए कि ये ऐसे है कि है ना, अगर अपन को क्या चाहिए होगा, अगर अपन को फ्यूचर में अपन ने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, अपन को उसको पे करना है, तो उसके लिए ये काम आते हैं। ठीक है, अपन फर्दर चैप्टर्स में इसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या कुछ भी आपके फर्दर सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फाउंडेशन लर्निंग, and do visit our website, that is www.foundationlearning.in. So till then, signing off, bye.